हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। देखो, हम पार्ट 2 में चल साइंस के अपने दूसरे पार्ट में पहुंचते हैं। जैसे हमने कल पीछे छोड़ा था कि भाई भौतिक परिवर्तन में तो हमने देखे, रासायनिक परिवर्तन भी हमने शुरू कर लिए थे कि कैसे कैसे सब एक्टिविटीज दी जा रही है कि रासायनिक परिवर्तन में किस तरह से। ये देखो इसमें, ये देखो 6.7 में हमने रासायनिक परिवर्तन, अब देखो एक और हो रहा है, टू बी डिमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर के द्वारा। इसमें करना है, इसमें क्या करना है बल कि एक जैसे ये सब एक्चुअली क्या है कि ये लेबोरेटरी में, ये जो प्रयोगशाला में होने वाली अभिक्रियाएं हैं, इसमें हम वहाँ पर हमको पास सॉल्यूशन टी स्पून ऑफ कॉपर, ये कॉपर सल्फेट का ब्लू वरल नीला थूथा डालना है इसमें। अबाउट हाफ ए कप ऑफ वाटर इन ग्लास टम्बलर इन बीकर एंड द फ्यू ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड इन द सॉल्यूशन ऑफ। ये करना क्या है कि इसमें जो है हमने कॉपर सल्फेट का ब्लू डाला और इसमें मिला दिया। हम जैसे क्या करेंगे कि इसको हम आयरन सल्फेट ग्रीनिश कर देंगे इसको, ये जो है इसको ये जो एक हेक्सा ब्लेड इसमें डाल देंगे, और हेक्सा ब्लेड, ये जो ब्लेड होती है, ब्लेड इसमें डाल करके कॉपर के साथ इसमें जो है आयरन के साथ जब हो जाएगा तो इसमें ऐसा रिएक्शन आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन टेक इन द नेल ऑफ द ब्लेड। अब ये कह रहा है कि इसमें ब्लेड नेल या डालो या कील डालो या ब्लेड डालो, देखो that is change in any way. The change that you notice are due to the reaction between copper sulfate and iron. तो कॉपर सल्फेट ये है और आयरन ये है, तो कॉपर सल्फेट और आयरन जब इसमें मिलेगा तो एक नई चीज तैयार हो जाएगी। द चेंज ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम द ब्लू टू ग्रीन। अब ये ब्लू था, ये नीला हुआ, इसमें नीला ही दिख रहा है लेकिन ये ग्रीन है, ठीक है, ये ब्लू था, ये एकदम ग्रीन बन गया है। तुम अपने उसमें देखोगे फ्रॉम सल्फेट टू तो ब्लू टू ग्रीन, ये क्यों हुआ ऐसा? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट बन गया, नया क्या बना? आयरन सल्फेट बन गया। ये देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू था, इसमें क्या मिला? आयरन मिला, ये ब्लेड डाल दिया हमने, इसने क्या बनाया? कॉपर आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बना दिया। अब इसको, ये जो आयरन सल्फेट बना दिया, बन गया, ये नया ही चीज बन गया। कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट, नया सॉल्यूशन तैयार हो गया, देखो। और इसका कलर भी बदल गया, नया ग्रीन हो गया और कॉपर ब्राउन डिपॉजिट हो गया, और इसके नीचे जो है कॉपर लग गया, इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया अलग से। एक और एक्टिविटीज है कि रासायनिक परिवर्तन की एक और एक्टिविटीज अब तुम्हारे सामने दिख रही है। टेक अबाउट अ टीन स्पून ऑफ विनेगर इन द टेस्ट ऑफ ट्यूब एट ए पिंच ऑफ। इसमें भी ये कह रहे हैं, देखो यहाँ पर विनेगर एसिटिक एसिड है, बेकिंग सोडा, देखो विनेगर में एसिटिक सोडा, एसिडिक एसिड है वो विनेगर में, और इसको बेकिंग सोडा उसमें डालेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें बना देंगे, तो ये क्या बना दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और अदर दूसरा पदार्थ तैयार कर दे रहा है सीधे ही से। तो द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज ऑल्सो फॉलोड। यहाँ पर तुम देखोगे कि ये दूसरे प्रकार से यही बना रखे, ये देखो ये चित्र, ये बाएं पेज में चित्र तुम इसको बना दोगे कॉपी में, तो सेट ऑफ द पास गैस थ्रू द लाइम वाटर, ये दूधिया बना देता है। ये देखो ये विनेगर का सॉल्यूशन है, विनेगर प्लस ये क्या बना था? बेकिंग सोडा का एक सॉल्यूशन है। यहाँ से ये क्या कार्बन है, अब ये जैसे इसमें ये लाइम वाटर माने चूने का पानी है, इसके अंदर इन दोनों को आपस में मिला देते हैं तो सीधा कार्बन डाइऑक्साइड एकदम से गैस बनने शुरू, फर्र की आवाज आती है और गैस, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस बना जाता है। और कॉपर के टुकड़े, कॉपर के यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड और एक कॉपर सल्फेट कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैसे छोटे छोटे टुकड़े तैयार हो जाते हैं अचानक। जबकि ये केवल चूने का पानी था, चूने के पानी में इसको मिलाया तो एक नया चीज तैयार कर दी इसने। नई चीज क्या बनाई? ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस लाइम वाटर को मिलाया, COH लाइम वाटर का सूत्र है, चूने का पानी का सूत्र है, हमेशा याद रखना, COH का उल्टा प्लस कैल्शियम। अब इसने क्या बनाया? तीर के निशान ने क्या बनाया? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के टुकड़े हैं, सूत्र CaCO3 और प्लस वाटर बना दिया, H2O बन गया। तो ऐसा होता है वैन इसने नई चीज तैयार कर दी, ठीक है। तो वैन दो पदार्थ जब आपस में मिले और कोई नया चीज बनाए, ये प्रक्रिया चल रही है कि दो पदार्थ मिले और वो अलग कुछ नया बना दे, पूरा रासायनिक परिवर्तन के बारे में बात हो रही है। वैन कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू द वाटर कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड व्हिच इज मेक्स लाइम वाटर मिल्की, और ये दूध, सफेद दूध को दूधिया बना देता है इस चूने के पानी को। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर ऑल्सो मिल्की इज ए स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम बड़ी बड़ी क्लासों में जब पढ़ेंगे तो रसायन विज्ञान के बारे में तो तुम्हें काफी कुछ समझ में आएगा। यू विल यूज इन द चैप्टर 10 is so that the air of breathing our rich in carbon dioxide। तुम देखोगे कि हमारी सांस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेने की प्रक्रिया हमारे पास काफी होती है। इन एक्टिविटीज 6.6, अब ये पूरा सार बता रहा है, इस पूरे इस चीज का सार बता रहा है कि हमने 6.6 में हमने क्या देखा? बल इन केस चेंज वन और मोर न्यू सबस्टेंसेस वेयर फॉर्म, हमने देखा कि एक से अधिक पदार्थ नए तैयार हुए इनकी। इसमें 6.6 में हमने देखा कि एस वाज फॉर्म सबस्टेंस फॉर्म होता मैग्नीशियम, जैसे हमने मैग्नीशियम की पत्ती को जलाया,
अगर रिबन को जलाया तो राख तैयार होगी, नई चीज बनकर सबस्टेंस फॉर्म हुआ इन द मैग्नीशियम बर्न इन द हवा के साथ जैसे संपर्क हुआ। इन 6.7 में देखा द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद द आयरन सल्फेट एंड कॉपर। हमने देखा कि आयरन सल्फेट और कॉपर नया ही तैयार होगी। बोथ ऑफ दीज आर न्यू सबस्टेंसेस। कॉपर वाज डिपोजिटेड ऑन द सेविंग ब्लेड आयरन। अब तुमने देखा सेविंग ब्लेड के ऊपर जो है ये डिपोजिट हो गया था कॉपर, है ना। तो इन एक्टिविटी 6.8 में हमने देखा कि विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। उन दोनों ने मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया, पानी को जो है लाइम वाटर को मिल्की कर दिया। जब इसको ये है इसको जैसे ही इसने कार्बन डाइऑक्साइड की उसमें से डाला, तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में से होती नली में से ये गया, तो इसने इसको जो है नया ही पदार्थ दूधिया बना दिया इस पदार्थ को सीधा। और कार्बन डाइऑक्साइड विच टर्न द लाइम वाटर मिल्की, इसको दूधिया बना दिया। कैन यू नेम द न्यू सबस्टेंस एंड फॉर्म इन द सेम। अब तुम बता सकते हो कि जब जो भी नए नए पदार्थ बन रहे हैं उस प्रक्रिया उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास एक नई परिभाषा बन गई, चेंज इन विच वन और मोर न्यू सबस्टेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंजेस। रासायनिक परिवर्तन किसे कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन उसे कहेंगे अ चेंज इन विच वन, और ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ तैयार हो जाएं, बन जाएं। ऐसा परिवर्तन जिसमें एक से अधिक नए पदार्थ बने, न्यू अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सबस्टेंसेस। ऐसे दो पदार्थों का आपस में मिलना और उसके बाद उनका आपस में एक नया पदार्थ बनाना। एक से अधिक नए, एक भी बन सकते हैं, दो पदार्थ भी तैयार हो सकते हैं। ऐसी प्रक्रिया को केमिकल चेंज कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। इसी केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। केमिकल चेंजेस, अब तुमने समझ में आ गया होगा कि भौतिक परिवर्तन हमने कहा था कि जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक परिवर्तन अब तुम्हें समझ गया है कि एक से अधिक नई वस्तु का निर्माण होता है और इसी को रासायनिक परिवर्तन भी कहते हैं। केमिकल चेंजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। हमारे दैनिक जीवन में रासायनिक परिवर्तन का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आवश्यक भी है। ऑल न्यू सबस्टेंसेज आर फॉर्म्ड एज इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। सभी नए पदार्थ, दुनिया में जितने भी नए नए चीजें तैयार होती है सब रासायनिक परिवर्तन, ये रासायनिक अभिक्रिया के कारण ये होती है। सब जब भी हम कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी चीज, तो दो नई रासायनिक अभिक्रिया होती है, हमें दो चीज आपस में मिलती है, कुछ नई चीज तैयार करती है। तो जब जब जो चीजें नहीं मिलती, तब भी हमको हमेशा क्या मिलती है, नई नई चीजें मिलती है। एग्जाम्पल के लिए डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी, खाने का पचना हमारे शरीर में। रिपेयरिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, किण्वन की क्रिया होना ग्रेप्स में, अंगूर में। बहुत सारी प्रक्रिया एक्स्ट्रा है, बहुत सारे आदि आदि का मतलब हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत लंबी अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तनों की लंबी लंबी क्रिया होती है। मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक प्रक्रिया की लंबी लंबी प्रक्रिया होती है, लास्ट में जो इसको मिला उसको तब एक दवाई तैयार होती है। तुमने भी देखा, इसको मिला उसको मिला, अभी तक हम जो है एक कोरोना वायरस की दवाई तैयार नहीं की, क्योंकि क्या हो रहा है, अभी नई नई केमिकल परिवर्तन चल, रासायनिक प्रयोग चल रहे हैं। इस पे उसको मिला, उसको मिला, उसको मिला। अभी तो बहुत लंबी प्रक्रिया चलती है, तब जाके अंत में एक दवाई का निर्माण होता है। जितनी भी दवाइयां आज तक बन रखी है सब इसी रासायनिक प्रक्रिया की वजह से ही बनी हुई हैं। यूजफुल न्यू मटेरियल सच एज द प्लास्टिक्स एंड डिटर्जेंट। देखो, प्लास्टिक और नए डिटर्जेंट भी जो हमने साबुन आदि बनाए थे, सब नए केमिकल रिएक्शन की वजह से बन रहे। सच एज द प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट आर प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल रिएक्शंस। इंडीड, निश्चित रूप से एवरी न्यू मटेरियल्स इज डिस्कवर्ड बाय द स्टडिंग ऑफ केमिकल चेंजेस। रासायनिक परिवर्तनों की अध्ययन के उपरांत ही हमें नई नई वस्तुओं का डिस्कवर होता है। वी हैव सीन दैट one or more new substances are produced in a chemical changes in adding to new products. The following may be कंपनी टू केमिकल चेंजेज। अब हम लोग को बहुत सारी चीजें हमने बनाई, एक से अधिक चीजों को हमको मिला, और इन सब चीजों के बाद हमको क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ती है केमिकल चेंजेस के लिए। हीट लाइट क्या क्या उपलब्ध हुई है हमको, इसके बाद केमिकल चेंजेस के बाद क्या क्या चीजें होती है। हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन मे बी गिवन ऑब्जर्व। इसके बाद क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, उजाला होता है, और कई प्रकार के रेडिएशन भी उत्पन्न हो सकते हैं। साउंड में भी प्रोड्यूस्ड, आवाज भी उत्पन्न हो सकती है केमिकल रिएक्शन के बाद। अ चेंज इन स्मेल में भी टेक प्लेस और न्यू स्मेल, एक नया ही चेंज स्मेल, मतलब जो है जो पुरानी उसकी गंध थी वो बदल सकती है, हो सकता है एक नई गंध
आ जाए उस पर, नहीं एक नई गंध वाली कोई चीज़, सुगंध वाली कोई चीज़ पैदा हो जाए। अ कलर चेंज में भी टेक प्लेस, हो सकता है उसका रंग ही बदल जाए। गैस में भी हो सकता है कि नहीं कोई गैस बन जाए। तो इतने परिवर्तनों के बाद इतनी चीज संभावना है, इतनी चीजों की होने की संभावना हो सकती है। लेट अस लुक एट द सम एग्जांपल, कुछ उदाहरण देखो। यू हैव सम द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, तुमने मैग्नीशियम के रिबन को जलते हुए देखा, केमिकल चेंज था। ये क्या था? एक रासायनिक परिवर्तन था। बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना। वुड और लीव्स, पत्तियों का जलना, लकड़ी का जलना इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज। ये सब क्या था? रासायनिक परिवर्तन। इन फैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सबस्टेंसेज इज ए केमिकल चेंज। इस मान लो कि तुम किसी भी चीज का जलना क्या है, लगभग लगभग रासायनिक परिवर्तन है। बर्निंग इज ऑल्सो कमेंट बाय द प्रोडक्शन ऑफ हीट। और जब भी कोई वस्तु जलती है तो वो क्या होता है? ऊष्मा का उत्पादन करती है। हम यहाँ पर देखेंगे कि एक्सप्लोजन ऑफ ए फायरवर्क इज ए केमिकल चेंज। जब किसी का एक्सप्लोजन होता है ना, विस्फोटक, तो वो भी एक क्या है? आग के द्वारा जो विस्फोट होता है वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है। यू नो दैट द सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूस हीट। तुमने देखा होगा जब भी विस्फोट होते हैं तो क्या होता है? उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, उजाला होता है, साउंड होता है, धमाका भी होता है, एंड अनप्लीजेंट गैस, और बिल्कुल बहुत ही बुरी गैसें भी निकलती है उससे, दैट पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर। और उसके बाद क्या होता है? पूरे वातावरण को पॉल्यूशन हो जाता है। दैट इज वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विद द फायरवर्क्स। इसलिए लोगों से तुमसे कहा जाता है कि हमेशा जो है आग से न खेलें, पटाखों से न खेलें, इन चीज़ों से दूर रहें। When food gets spoiled, जब भी हमारा कोई खाना खराब होता है, it is produce a foul smell। ये क्या देता है? एक बहुत ही गंदी स्मेल देता है। Shall we call this change is a chemical change? क्या हम इसको भी रासायनिक परिवर्तन कहेंगे? बिल्कुल, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। You must have a notice that a slice of an apple acquires a brown color if it is। तुम जब भी हम सेब का एक टुकड़ा काटते हैं तो कुछ देर बाद उसको छोड़ देंगे तो उस पर एक जो है लाल लाल सा कलर आ जाता है। तुमने देखा होगा कुछ देर बाद सफेद सेब के टुकड़े पर लाल कलर आ जाता है काफी देर देखने में। यू हैव मेड नॉट सीन दिस चेंज इन कलर। तुमने देखा होगा बहुत बार इसके कलर में कलर परिवर्तन। कट अ फ्रेश स्लाइस एप्पल एंड कीप इट अवे फ्रॉम द सम टाइम। रिपीट दिस एक्टिविटीज विद द स्लाइस ऑफ पोटेटो। आलू को भी देखो, आलू भी लाल हो जाता है कुछ देर बाद, नहीं है? एक्टिविटी विद द स्लाइस ऑफ पोटेटो और ब्रिंजल, तुम ब्रिंजल के साथ भी ऐसे देख सकते हो। द चेंज ऑफ कलर इन दीज केसेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू। इनके ऊपर एक नया ही पदार्थ तैयार हो जाता है, कुछ नया ही केमिकल रिएक्शन के द्वारा इनकी जो लाल चीज होती है वो नया ही चीज तैयार हो जाती है। आर नॉट दीज चेंजेस केमिकल चेंजेस। बिल्कुल, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। इन चैप्टर नंबर 5 हमने 5 नंबर पार्ट में पढ़ा है द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड एसिड विद द बेस। जब बेस को हम एसिड के साथ बराबर मात्रा में मिला देते तो वो न्यूट्रल हो जाता है। इन न्यूट्रलाइजेशन इज केमिकल चेंज। बिल्कुल, ये भी एक नया पदार्थ तैयार करता है, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। देखो एक और कोटेशन है यहाँ पर लिखा गया है भाई, इसके बारे में हमने ओजोन लेयर के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो इसको थोड़ा सा वापस लाते हैं, सॉरी, ये प्रोटेक्ट यहाँ पर देखो इसमें कहा गया है ये ओजोन लेयर के बारे में। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द ओजोन लेयर इन आवर एटमॉस्फेयर। तुमने पहले सुना होगा ओजोन हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एक ओजोन की लेयर होती है भाई। ठीक सूर्य के प्रकाश और हमारे हवा के परत के बीच में एक ऐसी लेयर होती है जो सूरज से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को डायरेक्ट हम तक न आने देती, कुछ वो वापस भेज देती है वहीं से टकरा करके। वो एक ऐसी लेयर ने तो हम पे बहुत बोन कैंसर से लेकर बहुत खतरनाक जो किरणें निकलती है उससे हमको बचाने वाली है। वो क्या होता है उसमें एक अदृश्य सी लेयर एकदम हवा में एक ऐसी लेयर बनी रहती है, उसको ओजोन लेयर कहते हैं। उसका सूत्र है O3 की लेयर। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन व्हिच कम फ्रॉम द सन। सूरज से निकलने वाले अल्ट्रावायलेट जो खतरनाक किरणें हैं उसको हमको बचाता है। ओजोन ऑब्जर्व दिस रेडिएशन। ओजोन क्या करता है? उसको ऑब्जर्व करता है, अपने अंदर समेट लेता है, एंड ब्रेक्स डाउन इनटू ऑक्सीजन, और उसको ऑक्सीजन में बदल करके नीचे भेज देता है। ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन। ऑक्सीजन क्या है? ओजोन से अलग है। कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन इज ए केमिकल चेंज। तो हम भी बिल्कुल कह सकते हैं कि ये रासायनिक परिवर्तन है। ओजोन का ऑक्सीजन में बदलना भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। If ultraviolet radiation were not observed by the ozone, it would such reach the earth surface and cause harm to the others life form. Ozone acts as a natural shield against this radiation। और जब वो अगर उसको ये यहाँ पर ये ओजोन लेयर नहीं होती तो ये सारी अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर आती है और बहुत लोगों को हानि पहुंचा देती। इसलिए इसको शील्ड की तरह काम करती है। बोले एक ऐसी शील्ड है ये हमारे शील्ड बन के काम करती है। आगे जाके इसके बारे में तुम और अच्छे से पढ़ पाओगे। We learned in chapter 1
The plant produce their food by the process called is photosynthesis. Can we call photosynthesis is chemical change? तो ये कह रही है कि क्या हम इसको photosynthesis को भी जो है रासायनिक परिवर्तन है? पहली said that even digestion is a chemical change. वो कहती है वो तो है ही रासायनिक परिवर्तन, ये हमारा जो भोजन का पाचन है वो भी एक रासायनिक परिवर्तन ही है। रस्टिंग ऑफ आयरन, भाई रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में बात कर रहे हैं कि आयरन का आयरन के ऊपर जो रस्ट नहीं होता, जो लगता है, क्या कहते हैं उसको, जो हमने जो तुमने देखा लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। देखो, let us break the rusting. This is one of the changes that affect the iron particles and slowly destroy them. Since iron is based in the making bridges, ships, cars, trucks, bodies and many other articles, the monetary loss due to the rusting. तुमने देखा होगा कि लोहे की हर वस्तु पर, बड़ी बड़ी चीज़ों से हम लोहे बनाते हैं और हर साल इस पे जो है रस्ट लग जाता है, जंक लग जाता है और सारे लोहे खराब हो जाते हैं। करोड़ों रुपया, अरबों रुपया का नुकसान होता है पूरा विश्व में हर साल इस रस्ट से। और ये लगता कैसे, तुमने देखा होगा। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग। ये देखो, आयरन के साथ ये लोहा का सूत्र है, आयरन और उसके साथ ऑक्सीजन, हवा में रहता है ऑक्सीजन, और फ्रॉम द एयर, और उसके बाद पानी जो है, नमी आता, बरसात का पानी, ये तीनों मिल करके क्या बनाते हैं, रस्ट बनाते थे। इसका नाम फेरस ऑक्साइड है, तो आयरन ऑक्साइड कहते हैं। और ये इतनी मोटी लेयर बन जाती है, धीरे धीरे जंग को, उस लोहे को खत्म कर देता है ये पूरा। तो फॉर रस्टिंग द प्रोसेस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर इज इसेंशियल। और रस्ट करने, इसकी लगने के लिए जो है क्या चाहिए इनको, पानी और वाटर। जहाँ पानी और वाटर से तुमने इसको बचा दिया तो आपको, तुम घर के अंदर जो लोहा रहता है बहुत कम उसमें खराब होता है, जो हवा में रहता है वो ज़्यादा खराब रहता है। देखो, इसलिए इसको पानी और ऑक्सीजन से बचाना है। तो इन फैक्ट इफ इट इज द कॉन्टैक्ट ऑफ मॉइस्चर इन एयर हाई विच मीन्स इट इज मोर ह्यूमिड और रस्टिंग बिकम फास्टर। जब जब नमी होगी वातावरण में तो समझ लो कि लोहे पर जंग और तेज लगेगा। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, हम कैसे इसको बचाएंगे, रस्टिंग से खुद को कैसे बचाएं, ये कह रहा है यहाँ पर कि कैसे रस्टिंग से हमको कैसे बचाना। प्रिवेंट आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन, हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट से इसे बचाएं और पानी से बचाएं और दोनों से बचाएं। वन सिंपल वे टू अप्लाई टू कोट ऑफ, एक तरीका क्या है कि हम लोहे पर क्या लगा देते, पेंट कर देते या ग्रीस लगा देते। इन फैक्ट दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग, और बार बार लगाना पड़ता है, नहीं तो ये जो हमारे गेट हैं, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, सब बराबर खराब होने शुरू हो जाती है। बार बार रस्टिंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए हमें बार बार कोटिंग पेंट करना पड़ता है। अनदर, एक और तरीका है, विच इज डिपोजिट लेयर इन द मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। इसके ऊपर हम एक लेयर क्रोमियम की, जिंक की एक लेयर लगा सकते हैं बल, और इस लेयर का काम वही होगा। दिस प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक, इसके ऊपर से, जब हमने टिन देखा होगा, टिन के ऊपर एक ऐसे पेंट टाइप का लगा रहता है वो, या नल के ऊपर लगाया रहता है जो तुमने देखा होगा, वो वही है। उसको पूरा पैक कर देते, उसको ऐसा एक ऐसी लेयर लगा देते उसमें जिंक की, उसकी किसी की, और इस प्रक्रिया को इस लोहे के ऊपर, तो उसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण। तो गैल्वेनाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो लोहे के ऊपर एक परत चढ़ाना, पेंट नहीं, परत चढ़ाना। तो तुमने नल के ऊपर देखा था, आयरन पाइप्स, लोहे के पाइप्स वी यूज होम्स कैरी वाटर आर गैल्वेनेटेड द प्रिवेंट रस्टिंग, और ये गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया से हम इसको रस्टिंग की प्रक्रिया से बचाते हैं। You know that ships are made of irons and part of them remains underwater can be। अब देखो, तुमने समुद्र के नीचे देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े समुद्र के जहाज रहते हैं, उनका जो निचला हिस्सा होता है पूरा पानी में डूबा रहता है, पूरे लोहे से बना रहता है। और हर साल क्या होता है बोलो, उसमें बहुत मेहनत करने के बावजूद भी हर साल करोड़, पूरे देश में, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी समुद्री जहाज हैं उनके निचले हिस्से को बदलना पड़ता है। मोर ओवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन्स मैनी साल्ट, और उसमें तो ऑलरेडी साल्ट बहुत ज़्यादा रहता है। द साल्ट वाटर मेक द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन फास्टर, और ये तो और भी तेज करता है उसमें जंग लगने की प्रक्रिया। Therefore ships suffer a lot of damage from the rusting or splitting, और इसलिए वो शिप वाले बहुत ज़्यादा जो है नुकसान में रहते हैं हर साल। स्टेनलेस स्टील मेड अ मिक्सचर फ्रॉम आयरन विद द कार्बन एंड मेटल लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज, इट डज नॉट रस्ट। देखो, ये एक स्टेनलेस स्टील जो होता है हमारे घर में, काय से बना होता है, मिक्सिंग लोहे से और कार्बन, विद कार्बन एंड मेटल्स, धातु से बनता है। किससे, क्रोमियम धातु से बनता है, इसके साथ लोहे। और जब ये निकिल के साथ बनता है, निकिल, क्रोमियम और मैग्नीशियम से मिल करके ये कार्बन के साथ, लोहे के साथ मिक्स करके इसको बनाया जाता है भाई स्टेनलेस, और ये इसमें रस्ट नहीं लगता, जंग नहीं लगता, ठीक है।
painted so much so that the fraction of the ship iron has been replaced every year. हर साल पेंट करने के बावजूद भी पानी के अंदर ये टिक नहीं पाता हुआ समुद्र की जहाज और इनके नीचे का हिस्सा हर साल बदलना पड़ता है. कैन यू इमेजिन द मॉनेटरी लॉस टू द वर्ल्ड? पूरी दुनिया में कितना पैसों का नुकसान होता होगा जंग से, बस तुम सोचो. लास्ट इसमें एक छोटा सा हिस्सा है क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया किस तरह से. इन क्लास 7th यू हैव बीन लर्न दैट साल्ट कैन बी ऑब्टेन इन बाय द इवोपरेशन ऑफ सी वाटर. तुमने देखा कि समुद्र के पानी से हम क्या बनाते हैं, भाप बनाने की, वाष्पीकरण से हम क्या करते हैं, नमक, समुद्र का नमक बनाते हैं. द साल्ट ऑब्टेन इन दिस मैनर इज नॉट प्योर एंड द शेप फॉर क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियर. अब जो हम वो बनाते हैं ना, क्या क्या उसका नाम, अब हमने वो तो ढिंडा जैसा बड़ा पत्थर जैसा हमको मिल तो जाता है, लेकिन हम क्रिस्टल माने छोटे छोटे कणों में नहीं बदल सकते. चीनी के कणों, नमक के बारीक कणों में कैसे बदलेगा, कैसे बनाएंगे इसको, तो कणों में कैसे बदलना उसको, क्रिस्टल कैसे बनाए, बारीक कण में कैसे बदलेगा, वो तो अभी पत्थर की तरह होता है हमारे पास. तो वो प्रक्रिया को हम कैसे बनाएंगे. हाउ एवर लार्ज क्रिस्टल ऑफ द प्योर सबस्टेंसेस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दियर सॉल्यूशन. अब इनके पानी से ही इसको बनाया जाता है भाई, इसी के सॉल्यूशन से जो है उनसे बना, इनको घोला जाता है, घोल करके उनका सॉल्यूशन से ही प्राप्त किया जाता है. द प्रोसेस इज कॉल्ड द क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, यहाँ पर क्रिस्टलीकरण की परिभाषा पूछी जाती है. लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सबस्टेंसेस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दियर सॉल्यूशन. द प्रोसेस इज कॉल्ड द क्रिस्टलाइजेशन. इट इज एन एग्जांपल ऑफ द फिजिकल चेंजेस. ये भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है. ठीक है, 6.9 में है टू बी परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ द टीचर्स. ये है यहाँ पर एक क्रिस्टलीकरण की दे रखा है इसमें. टेक है कप फुल ऑफ वाटर इन द बीकर, एक पानी लेवल और ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फेट एसिड डालें. हीट द वाटर, पानी को गर्म करें. व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग एंड कॉपर सल्फेट पाउडर सोलूली विथ द स्टारिंग कंटिन्यूसली. Continue adding copper sulfate powder. Do not more powder with the dissolved filter in solution. Allow to be cool. Do not disturb in the solution when is the cooling. Look at the solution. After some time, you can see the crystals of the copper sulfate. If not, wait for the some time. ये प्रक्रिया बनाने के, पानी में कॉपर सल्फेट घोलते रहो, बाद में जब ये बराबर मिक्स हो जाएगा तो ये मिक्स होने के बाद कॉपर सल्फेट का पाउडर इसमें डालोगे, तो पाउडर डालने के बाद इसको जो है इसमें बना करके इसको एक ऐसा बना देते क्रिस्टल की तरह. ये बाद में ये जैसे एकदम जम जैसे जाता है जहाँ से ये, तो कुछ देर बाद शांत रहने के बाद इसको क्रिस्टल बना देंगे इसको, और इसके बाद इसका आराम से चूरा बन जाएगा. तो ये कॉपर सल्फेट का प्रक्रिया थी इसको बनाने की. तो हमने ये पार्ट में पढ़ा कि यू हैव लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. हमने इस पार्ट में भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा. ट्राई टू आइडेंटिफाई, कोशिश करो, चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यूर एज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. अपने आसपास देखो कि कितने प्रकार के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हो गए. आज मुझे जरा सा लंबा करना पड़ा, इसलिए मैं इस पार्ट को आज समाप्त कर रहा हूँ. कल हम इसकी एक्सरसाइज पूरी करें.